चलिए जी, गुड इवनिंग। कल हमने स्टार्ट किया था, कुछ बेसिक पॉइंट किए थे। आज उन बेसिक पॉइंट्स को आगे बढ़ाएंगे और फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। कल हमने देखे थे कि क्लास प्लस वन के कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो क्लास प्लस टू में यूज होते हैं, जिसमें हमने सबसे पहला पॉइंट लिया था बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, जिसका नाम था सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट क्या बताता है कि बिजनेस और बिजनेस ओनर दो अलग अलग पर्सन हैं, दोनों सेम नहीं है। बिजनेस पहला पर्सन होता है, बिजनेस ओनर सेकंड पर्सन है। चाहे आप बिजनेस को सेकंड बोल लो, बिजनेस ओनर को पहला बोल दो, बट दीज टू आर डिफरेंट पर्सन एंड वी हैव टू कंसीडर फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। पहला ये पॉइंट है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। इसी की वजह से, इसी कॉन्सेप्ट की वजह से हम कैपिटल को आज भी लाइबिलिटी मानते हैं। आम इंसान, आप अपने पापा अपने पेरेंट्स से पूछना कि ये चिंटू भैया रहे, ये रही उनकी दुकान, इन्होंने बिजनेस में पैसा लगाया, ये इन्हीं की दुकान है। और आप कह रहे हो जो बिजनेस में ये पैसा लगा रहे हैं, आप थोड़े से फैंसी बच्चे हो, आपके पेरेंट्स एक पीढ़ी आउटडेटेड है, आप एक पीढ़ी अपडेटेड हो। जिनको आपके पेरेंट्स बोल रहे हैं हमने बिजनेस में पैसा लगाया, आप एडवांस लोग कह रहे हो नहीं पापा आज से पैसा नहीं बोलेंगे, हमने बिजनेस में कैपिटल लगाई। और आप कह रहे हो लगाना लगाना छोड़ो, हमने कैपिटल इन्वेस्ट की। यू आर सम अपडेटेड पीपल। ठीक है जी। तो आप कह रहे हो जी नहीं जी, आप हमने बिजनेस में कैपिटल लगाई। लेकिन अगर चिंटू भैया अकाउंट्स को ना पढ़े, आप लोगों को भी मैं कॉमर्स में ना पढ़ाऊं, तो आप कहोगे बात ठीक है, बताओ ये पैसा सारा किसका है? इसी ओनर का, जिसने अपनी दुकान में ये पैसा लगाया। इसी से इसने फर्नीचर बनाया होगा, दुकान में माल भरा होगा, उस माल को प्रॉफिट पे बेचा होगा, फिर पैसा आया होगा, उसने और माल भरा होगा। बिजनेस का साइकिल ऐसे ही चलता है। सामान लिया 100 रुपए का, 110 रुपए का बेचा, अब दुकान में 110 आ गए तो मैं 110 का लूंगा, फिर वो आगे 125 का बिकेगा। तो दुकान में प्रॉफिट के साथ साथ ऐसे ही कैपिटल क्रिएट होती चली जाती है, वेल्थ बनती चली जाती है, स्टॉक बनता चला जाता है। यहां तक अगर हम कहें कि ये पैसा किसका है, तो हम बात करते हैं ये पैसा ओनर का है। ये दुकान किसकी है? ओनर की है। ये आपकी अप टू 10th तक की जिंदगी होती है, 10वीं तक हमारी जिंदगी यही होती है। आपके पेरेंट्स अगर नॉन कॉमर्स वाले हैं तो उनकी जिंदगी आज भी वही है कि ये दुकान हमारी है, हमने बिजनेस में पैसा लगाया, इसी पैसे से पैसा बढ़ाया या और आगे बनाया। लेकिन जब आप प्लस वन में एंटर करते हो, कॉमर्स में एंटर करते हो, तो आपका टीचर आपको कहता है कि आज से लेमैन वाली लैंग्वेज बंद, इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा थ्रेटिकल या बुकिश पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे, तभी अकाउंट समझ में आएगा। तो जिसकी सबसे पहली कंडीशन या पहली कसम ही यही होती है कि आपने ओनर को एक अलग पर्सन ट्रीट करना है और जो बिजनेस है इसको डिफरेंट पर्सन ट्रीट करना है। इसलिए जो बिजनेस में कैपिटल लगाया, बिजनेसमैन फिर बैलेंस शीट बनाता है। बैलेंस शीट में हम दो चीजें बनाते हैं, हमारी चीज और हमारा कर्जा। हमारा कर्जा मतलब लाइबिलिटी, जिसको हम इस तरफ लिखते हैं, हमारी अपनी प्रॉपर्टी यानी कि एसेट्स, जिसको हम इस तरफ लिखते हैं। कैपिटल का मतलब आम इंसान के लिए होता है हमारा पैसा, तो उसको एसेट्स में लिखना चाहिए। ये कौन बोल रहा है? ये आम जिंदगी बोल रही है। हम कौन है जी? कॉमर्स वाले मेंटोस जिंदगी। हम कहेंगे नहीं जी, कैपिटल क्या है हमारी? कैपिटल हमारी लाइबिलिटी है, बिजनेस के लिए कर्जा है। क्यों? क्योंकि जिस दिन हमने कॉमर्स में पहले दिन कदम रखा था, तो मेरे जैसा जो सबसे अच्छा टीचर था उसने यही बोला था कि पहले दिन आप लोगों ने क्या सीखना है, कि जिस दिन आपने पहले दिन कॉमर्स में कदम रखा, तो बिजनेस में अगर आपको अकाउंटिंग करनी है अच्छी, जो हमारी पिछले कई सालों से चली आ रही है, तो पहले आपको ये कंडीशन माननी पड़ेगी। जैसे आपको साइंस वालों में मानना ही पड़ा था H2O क्या होता है? H2O होता है पानी। पिछले साल मुझे बच्चों ने वो भी सिखाया था, तुम लोगों ने सिखाया था? नहीं, प्लस टू वालों ने सिखाया था। क्या सिखाया था? O2 क्या होती है? ऑक्सीजन। तो मेरे को बच्चों ने ये भी सिखाया था। अब H2O पानी क्यों होता है? क्योंकि बहुत बार, हजारों बार, सैकड़ों बार सुन लिया, आपको लग गया H2O पानी है। भाई है तो याद किया, रट्टा ही मारा हुआ है। हाँ जी, हाँ वो मैंने कहा था, मैं इतना इंटेलिजेंट नहीं हूं, तो मेरे लिए अभी दो ठीक है, एक अगले साल सीखूंगा कुछ और। CO2 जो भी है, अभी दो ठीक है। H2O पानी होता है, सबको पता है, क्योंकि बहुत बार सीख लिया। अरे भाई साहब एक चीज देखो ना, ब्रेन वॉश करके रट्टा ही तो मरवाया गया। बस वो अलग बात है, उस रट्टे को अगर हमने 500-600 बार कर लिया, 100-150 बार लिख के देख लिया, बार बार उसको बोल लिया, सुन लिया, ओरल डिस्कशन कर लिया, आप कह रहे हो नहीं जी H2O पानी है। मम्मी आपको H2O पानी नहीं पता क्या? यार आप तो नालायक हो।
पापा आपको O2 नहीं पता, आप तो महानालायक हो। मम्मी के पास तो फिर भी 3 शब्द आए थे, H2O, आपके पास तो O2 था, आपको O2 ऑक्सीजन नहीं पता। अरे भाई साहब तुम्हें इसलिए पता है क्योंकि तुम्हारा ब्रेन वॉश करके उसको 500 बार लिखवा दिया गया, 100 बार लिखवा दिया गया। सेम ऐसे ही जो अकाउंट्स में हम आते हैं, कॉमर्स में आते हैं, उसकी पहली कंडीशन यही होती है सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट। अब जब मैं आपको 5-6 बार करवा दूंगा, क्लास +1 में बहुत बार करवाया गया, अब कोई ऐसा +2 का बच्चा निकल के आया जिसको ये नहीं पता लगा, आपको हाँ सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं पता, काहे कॉमर्स का बच्चा। अरे भाई तुम्हें भी नहीं पता था, दिमाग में 10-12 बार डाल दिया गया, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है एक्चुअल में। दीज आर प्री डिटर्मिन्ड फॉर्मूला या प्री डिटर्मिन्ड कॉन्सेप्ट, और इसको जब हम 6, 7, 8, 10 बार कर लेते हैं तो हमें लगता है ये कॉन्सेप्ट है और लॉजिक है। लॉजिक नहीं है, दीज आर कंडीशंस, कि अगर आपको अकाउंट्स करना है तो कुछ कंडीशंस बताई जाएंगी, उन कंडीशंस पे चढ़ के आप अकाउंटिंग को सीख सकते हो। जिसमें हमारी पहली कंडीशन बताई, जिसमें हमारे 14 प्रिंसिपल्स होते हैं, क्लास +1 के 3rd चैप्टर में होते थे, सर याद मत कराओ, प्योर थ्योरी होता था, मैचिंग प्रिंसिपल, गोइंग कंसर्न, एक्रूवल बेसिस, ऐसे ऐसे करके। उन 14 प्रिंसिपल पे चढ़ के हम आगे करते थे जर्नल। फिर जर्नल कहता था भाई साहब 14 प्रिंसिपल करके आए हो, एक काम करो 3 मेरे रूल्स भी याद कर लो। कौन से मेरे 3 रूल्स याद कर लो? कौन से 3 रूल्स याद कर लो? पर्सनल, रियल, नॉमिनल। तो पर्सनल का फॉर्मूला क्या होता है? डेबिट द क्रेडिट द गिवर। रियल का डेबिट व्हाट कम्स इन। तो ये क्या है भाई? ये भी याद ही करा रहा हूं मैं, ये भी तो फॉर्मूले है ना, आप लोगों ने याद कर लिया। डेबिट को आप चेंज नहीं कर सकते, रियल रूल को आप चेंज नहीं कर सकते, तो ये भी फॉर्मूलेज हैं। लेकिन इनको हम क्या करते हैं, याद करके या समझ के आगे के जो क्वेश्चंस हैं, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट हम करते हैं, वो रट्टा नहीं है। तो आज वही हमारी चीजें शुरू होंगी कि ये कंडीशंस यानी कि थ्योरी को हमें पहले मन में समाना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। ज्यादा बार किसी चीज को कर लो, वो आपको चीज रट जाती है, तो आपको लगता है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर, गानों को बार बार सुन लेते हैं, याद हो जाते हैं, लॉजिक है चाहे नहीं है। सेम ऐसी ही चीज आपके साथ अकाउंट्स में काम करेगी। तो डिस्कशन कहां से शुरू हुई थी? हाँ जी, ये वाली डिस्कशन हमारी शुरू हुई थी। तो बिजनेस और ओनर दो अलग अलग पर्सन है। हमें कैपिटल को हम लाइबिलिटी क्यों मानते हैं? क्योंकि हम जो अपनी ये अकाउंटिंग सीख रहे हैं, हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सीख रहे हैं। तो ओनर और बिजनेस दो डिफरेंट पर्सन हैं। बिजनेस के हिसाब से ऐसा मानना पड़ेगा कि बिजनेस ने अपने ओनर से पैसा उधार लिया, जिसको आप कैपिटल बोलते हो। आप उसको मनी बोल दो, आप उसको पैसा बोल दो, आप उसको कर्जा बोल दो। तो ये वाला पैसा कहां से कहां गया? फर्स्ट एरो देखो, ओनर से बिजनेस की तरफ। बदले में फिर डिफरेंट, बदले में जो बिजनेस है इसको हर साल इंटरेस्ट पे करेगा। क्यों? क्योंकि ये वाली जो कैपिटल है, दिस कैपिटल इज नथिंग जस्ट अ लोन प्रोवाइडेड बाय द ओनर टू द बिजनेस। तो दोनों को अलग अलग पर्सन बोल दिया सर ने, ये पहली कंडीशन याद रख के चलनी पड़ेगी। तो जब दोनों अलग हैं, भाई तू अलग है, मैं अलग हूं, मैंने तुझे पैसा दिया, तू मुझे इंटरेस्ट भर। अगर हम बैंक से आज की डेट में लोन लेने जाते हैं, क्या बैंक फ्री में आपको इंटरेस्ट फ्री क्या लोन दे देगा, या बैंक इंटरेस्ट लेगा? बोलो जी, थोड़ा सा जवाब देना शुरू करो। अब तीसरा दिन हो गया, मैं बैंक में गया, मुझे कार लोन लेना है, घर के लिए लोन लेना है, मैं 1 करोड़ का 1 लाख का लोन लेके आ गया। बैंक मुझे लोन फ्री में दे देता है कि ब्याज लेता है, इंटरेस्ट लेता है? क्या वो बैंक जो इंटरेस्ट ले रहा है, क्या वो मतलब मुझे मारपीट के लोन ले इंटरेस्ट ले रहा है? आप दोनों की कंडीशन डिसाइड हुई है और आपको लगता है कि जो इंटरेस्ट ले रहा है वो सही है, वो तो लगेगा, इस बैंक से नहीं लेंगे उस बैंक के। देखो, जब आपको बैंक वाली चीजों में सिंपथी नहीं आती, या किसी दुकानदार के पास जाते हो सामान लेने, कॉपी रजिस्टर लेके आए हो, उसको पैसा दे रहे हो, आपको सिंपथी नहीं आती, क्यों? क्योंकि दुकानदार अलग बंदा है, मेरे घर का थोड़ी है। मैं अलग हूं, वो मैं उसके घर का नहीं हूं। मैं अलग बंदा हूं, दुकानदार अलग बंदा है। आप अलग हो, आपका स्कूल अलग है। फीस देते हो ना, फीस देते हुए चुभता है लेकिन देनी तो पड़ती है। रजिस्टर लेने जाओगे 100 रुपया, पैसे देते हुए तो हमेशा ही चुभते हैं, लेकिन देने पड़ेंगे। आपको पता है कि ये तो सही है, देने ही पड़ेंगे। सिंपथी कहां पे आती है? सिंपथी आती है जो आपके स्क्रीन के ऊपर कॉन्सेप्ट है कि ओनर का ही तो दुकान है भाई वो। फिर दुकान वाला जो बिजनेस वाला है, ये इसको इंटरेस्ट क्यों दे रहा है? क्योंकि अकाउंट्स ने बोला भैया अगर मेरे हिसाब से अकाउंट्स पढ़ना है जो पिछले 400-500 सालों से चल रहा है, तो उसमें आपको कंडीशन माननी पड़ेगी पहली, क्या? कि हम दोनों अलग अलग हैं। तो जो अगर हम कैपिटल दे रहे हैं तो बदले में इंटरेस्ट लेंगे, पहली कंडीशन आपको मान के चलनी पड़ेगी, दीज टू आर डिफरेंट पर्संस। तो वहां पे फिर सिंपथी का खेल खत्म हो जाता है। लेकिन पेरेंट्स या जो नॉन कॉमर्स वाला है,
उसकी सिंपैथी आज भी रहेगी, दुकान तो मेरी है, अरे भाई मेरी है तो वो पैसा तेरे पास ही आ गया घूम फिर के, लेकिन किताबों में हमें बस नोट डाउन करना पड़ता है। सेम ऐसे ही अगर वो दुकान से कुछ पैसा विड्रॉ करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं अकाउंट्स में, ड्रॉइंग्स। अब पैसा किसने किसको उधार दिया, अब एक तरह से बिजनेस ने ओनर को पैसा उधार दिया ना, जब ड्रॉइंग का मतलब दुकान में से पैसा निकाल लिया। अब इंटरेस्ट कौन भरेगा, ओनर भरेगा, कहेगा कैपिटल के ऊपर तो मुझसे मांग रहे थे, ड्रॉइंग के ऊपर मैं तुमसे मांग रहा हूं। तो कोई सिंपैथी का खेल नहीं है, अकाउंटिंग टर्म्स हैं, पेपर पे एंट्रीज करनी पड़ेंगी। तो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसके लिए खर्चा था, ओनर के लिए, किसके लिए इनकम थी, गलत बोल रहे हो, सोचो एक बार फिर से सोचो, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसके लिए खर्चा था, बिजनेस के लिए खर्चा था, लेकिन यहाँ पे पहले क्या बोला गया, ओनर के लिए। कैपिटल किसने प्रोवाइड की थी, किसको, तो एक तरह से लोन किसने दिया है, ओनर ने लोन दिया ना, तो बदले में इंटरेस्ट कौन भरेगा, बिजनेस। तो वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसके लिए खर्चा हुआ, बिजनेस के लिए। तो आपकी अकाउंट्स का +1 का पहला +2 का पहला कॉन्सेप्ट शुरू हो चुका है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से चर्चा शुरू होती है प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट की। अच्छा दूसरे नंबर पे ड्राइंग कहां से कहां गई थी, दुकान से बिजनेस पे, बिजनेस ओनर की तरफ, या बिजनेस ओनर से दुकान की तरफ, बिजनेस से ओनर की तरफ। अब बदले में इंटरेस्ट कौन मांगेगा, बिजनेस मांगेगा, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कौन पे करेगा, तो किसके लिए खर्चा हुआ, किसके लिए इनकम हुई। तो ये पॉइंट समझ में आया। तो पहला हमारा इस चैप्टर का पहला कॉन्सेप्ट ये स्टार्ट होता है। इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन खैर आज स्टार्ट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि एक मैंने आपको एक फंडामेंटल पॉइंट बता दिया। सेम ऐसे हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट क्या था, एक्रूअल बेसिस, जो हमने कल सीखा था। तो एक्रूअल बेसिस क्या कहता है, कोई ट्रांजैक्शन जब भी हो जाए उसे उसी समय रिकॉर्ड करनी है, ना फ्यूचर में कैश मिला है नहीं मिला, ट्रांजैक्शन चाहे कैश की है चाहे क्रेडिट की है, हमें कुछ नहीं देखना होता। जो इवेंट हो गया, सर इवेंट का मतलब ट्रांजैक्शन, सेल होना, परचेज होना, 1 महीने का रेंट बन जाना, किसी से सामान खरीदना, एसेट बेचना, ठीक है। कोई भी ट्रांजैक्शन, कोई भी इवेंट हो गया, उसको उसी टाइम रिकॉर्ड कर लो, चाहे वो कैश में है ट्रांजैक्शन, चाहे वो उधार पे है क्रेडिट पे। यू हैव टू रिकॉर्ड ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन एज एंड व्हेन इट हैपेंस। दो कॉन्सेप्ट क्लियर। तीसरा रूल से, पर्सनल रियल नॉमिनल, पर्सनल रूल पर्सन से रिलेटेड है, रियल रूल बोलोगे एसेट से, नॉमिनल रूल, पर्सनल रूल हमारी +2 क्लास में बहुत ज्यादा यूज नहीं होता, थोड़ा बहुत यूज होता है। रियल रूल एसेट से रिलेटेड है, डेबिट वेट कम्स इन, क्रेडिट वेट गोज आउट। तीसरा नॉमिनल रूल बहुत ज्यादा यूज होगा, जो इनकम्स और एक्सपेंसेस से रिलेटेड है, डेबिट में सारे एक्सपेंसेस, क्रेडिट में सारी इनकम्स। इसी एक्सपेंसेस को, नॉमिनल रूल को आगे बढ़ा रहा हूं पॉइंट नंबर 4 में। पॉइंट नंबर 4 अभी समझा रहा हूं, इसकी पीडीएफ शेयर कर दूंगा, घर से लिख के आना, अभी थोड़ा सा टाइम सेव कर रहा हूं मैं। बहुत सारे बच्चों ने किया हुआ है। तो पॉइंट नंबर 4 मेरा शुरू हो रहा है, इनकम एक्सपेंसेस। मैंने आपको बोला ना, एक्सपेंसेस की आगे कैटेगरी होती थी, याद करो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक तीसरा भी होता था, तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, सब कुछ सारा कुछ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बिजनेस के अंदर खर्चे होते हैं, मैं आपको अपनी डिटेल बता दूंगा। इनकम मुझे कहां से होती है, या ट्यूशन फीस से या क्लाइंट से, मेरे दो ही सोर्सेज हैं। खर्चों के कम से कम 25-26 सोर्सेज होते हैं, वाईफाई का बिल, मोबाइल का बिल, स्टेशनरी का बिल, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, रिपेयर मेंटेनेंस का, पानी के वो जो जार मंगाने पड़ते हैं कई बार, उसके बिल हो गए, ठीक है जी, सॉफ्टवेयर के खर्चे, ऐसे बहुत सारे। रेंट सबसे पहला, वो तो हमारे अंकल का फोन, चलो रेंट के बिल है ना, सैलरी का खर्चा। खर्चे हमेशा 25-26 तरह के होंगे। घर पे भी ऐसे होता है, घर पे कभी काउंट करके देखना, एक महीने में 25 नहीं 50-60 खर्चे होते हैं। इनकम क्या आपकी होगी, जो पापा ने दे दी पैसे, है ना। तो हमारे लिए इनकम, मेरे लिए इनकम के क्या दो सोर्स हैं, ट्यूशन फीस और क्लाइंट से फीस। बात तो वही है ना, जो ग्राहक से फीस आ रही है। खर्चे 25-26 तरह की। अब खर्चों की दो कैटेगरी, एक होती है रेवेन्यू, एक होती है एक्सपेंडिचर। सर ये भी +1 का या +2 का, यार देखो मैं इतना वेला तो नहीं हूं कि तुम्हें +1 दोबारा से करवाने लग जाऊंगा। मैं आपको बीआरएस चैप्टर नहीं करवा रहा, मैं आपको लेजर बनवाने नहीं सिखा रहा, मैं आपको जर्नल एंट्री नहीं कह रहा कि मेरे को कैश अकाउंट डेबिट टू सेल करके दिखाओ। 2 दिन से जो चीख रहा हूं, 2 दिन से जो बोल रहा हूं, जो चीजें पूरे साल +2 में यूज होनी है, +1 वाली गिनती की 8-10 चीजें, सिर्फ वही करवा रहा हूं, ताकि मेरे को हर चैप्टर में बार बार ना टोकना पड़े।
तो खर्चे कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। एक होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दूसरे आप लोगों ने सुन रखे हैं, याद है? एक होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक होते हैं कैपिटल। जो खर्चे बार बार होते हैं, हर महीने, हर हफ्ते, हर साल, हर हफ्ते कौन कौन से खर्चे होते हैं मैं आपको बताता हूं। मेरा हर हफ्ते जो खर्चा होता है, ज्यादातर फोटो स्टेट वगैरह का चलता है, वो मेरा हर हफ्ते खर्चा होता रहता है, वो रेवेन्यू है। हर महीने मेरे को रेंट और सैलरी देनी पड़ती है, और प्रिंटिंग स्टेशनरी वाले का बिल कभी कभी महीने बाद क्लियर करना पड़ता है, बिजली का बिल, हर महीने खर्चे हैं। हर साल मुझे अपनी बिल्डिंग का प्रॉपर्टी टैक्स भरना पड़ता है, इंश्योरेंस करवाना पड़ता है अपने बाइक का, कार का, ये हर साल होता है। तो ऐसे खर्चे जो रोज हो रहे हैं, हर हफ्ते हो रहे हैं, हर महीने हो रहे हैं, हर साल हो रहे हैं, इसको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पॉइंट पहला पढ़ के देखो, आपको समझ में आता है। दीज एक्सपेंडिचर, यहाँ पे थोड़ा सा बोल्ड नहीं है, थोड़ा सा बारीक लिखा हुआ है। दीज एक्सपेंडिचर या आउटफ्लो इनकर्स ऑन रेगुलर या फ्रीक्वेंट बेसिस विद इन 12 मंथ। जो खर्चे हर 12 महीने या उससे पहले होते रहते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एग्जांपल बोलता हूं मैं, गुड्स खरीदी, मेरी दुकान है, मैं गुड्स खरीदूंगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, बिल्कुल है, क्योंकि गुड्स खरीदूंगा तभी साथ साथ बेचूंगा। रेंट दिया, सैलरी दी, इंश्योरेंस करवाया, प्रिंटिंग स्टेशनरी करवाई, अपने अकाउंटेंट को हर महीने पैसे दिए, रिपेयर करवाई, दीज ऑल आर। अब एक चॉइस दे रहा हूं, जल्दी बताना। मैंने गाड़ी खरीदी, ठीक है, गाड़ी खरीदी, बताओ ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या नहीं? क्यों? क्योंकि ये मैं गाड़ी हर महीने या हर साल नहीं खरीद रहा, 5-7 साल बाद खरीदता हूं। गाड़ी के सर्विस करानी पड़ती है हर 2-2 महीने के बाद, वो रेवेन्यू है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि वो बार बार हो रही है। अच्छा, गाड़ी का इंश्योरेंस करवाना पड़ता है 1 साल के बाद, वो भी रेवेन्यू है, यानी कि साल तक के होने वाले खर्चे रेवेन्यू होते हैं। अगला एग्जांपल, मैंने बिल्डिंग खरीदी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या कैपिटल? क्यों? क्योंकि बार बार नहीं खरीदनी पड़ रही। लेकिन मेरे को हर 6 महीने बाद, समझ लो ऐसे फ्लैक्सीज, ऐसे कर्टन्स चेंज कराने पड़ते हैं हर 6 महीने बाद, थोड़ी बहुत रिपेयर या पेंट कराना पड़ता है। तो आपको समझ में आएगा, रेवेन्यू खर्चे वो जो बार बार होते हो, बार बार का मतलब साल तक का होता है। अब जो रेवेन्यू के खर्चे होते हैं वो आते हैं आपके +1 क्लास में, ट्रेडिंग और P&L अकाउंट बनाते थे ना। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जितने भी हैं, सबसे पहले एक्सपेंडिचर की डेफिनेशन हम पढ़ के आए थे नॉमिनल रूल में, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम। अगर उसी को मैं अकाउंट में बनाऊं, याद है बचपन में आप लोग ये बनाते थे, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, फिर आपके टीचर कहते थे फॉर द ईयर एंडिंग भी लिखना पड़ेगा, है ना? तो ये डेबिट साइड होता है, ये क्रेडिट साइड। डेबिट साइड क्या बोलता है? नॉमिनल रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल। तो चाहे वो जर्नल एंट्री हो, चाहे वो लेजर हो, डेबिट में एक्सपेंसेस, क्रेडिट में इनकम्स। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एक अपना घर निर्धारित है, डिटर्मिन्ड है, उसका अपना घर क्या है? ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। लेकिन क्लास +2 में 99% हमें ट्रेडिंग वर्ड यूज ही नहीं करना पड़ता, खाली P&L अकाउंट बोलना पड़ता है। बनाएंगे पूरा, यहां पे भेदभाव नहीं है, जीपी एनपी कह रहे हैं, सिर्फ नेट प्रॉफिट निकालो, जो खर्चे हैं डेबिट में डाल दो, जो जो इनकम्स है क्रेडिट में डाल दो। अब खर्चे बोल रहा हूं मैं, सबसे पहले इनकम बोल रहा हूं। सेल बिजनेस के लिए इनकम है, मैंने माल बेचा, पैसा आया, इनकम है। 1000 की इनकम हुई, मैंने किसी और को काम करके दिया, मुझे बदले में 500 की कमीशन मिली, इनकम है। इनकम है तो खर्चों में लिखूं या इनकम में ही लिखूं? इनकम में। या फिर मुझे कोई रेंट मिला, इंटरेस्ट मिला, या मैंने कोई एसेट बेची, उसके ऊपर भी प्रॉफिट हो गया, क्या वो इनकम है? इनकम सारी कहां पे लिखी है मैंने? क्रेडिट साइड। 1000, 500, 400, बताओ अकाउंटेंट साहब टोटल क्या हुआ? 1900। इनकम साइड लिख लिया। अब खर्चे बोलो कौन कौन से होंगे? सबसे पहला खर्चा होता है गुड्स खरीदी आपने, वेजेस सैलरी पे किया, कार के ऊपर, बिल्डिंग के ऊपर डेप्रिसिएशन लगी, डेप्रिसिएशन बिजनेस के लिए खर्चा होता है, यस। अगर हमारी कोई चीज पुरानी होती चली जा रही है, डेप्रिसिएशन भी लॉस है। बैड डेट्स, सर ये क्या चीज होती थी, हमें याद आने लग गया, ओए 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 ओए। हाँ, मतलब हमने माल उधार पे बेचा, सामने वाला पैसा लेके भाग गया, क्या बैड डेट्स बिजनेस का लॉस है? ऑब्वियस है, जब बिजनेस का माल बेचा है तो बिजनेस में तो बैड डेट्स होता ही है। एडवर्टाइजमेंट का खर्चा, ऐसे और भी बड़े सारे खर्चे। तो सारे एक्सपेंसेस का टोटल निकला 1500, सारी इनकम्स का टोटल निकला 1900। बताओ मेरी दुकान में कुछ बच रहा है या मैं माइनस में हूं? टोटल पैसा आया कितना था, गया कितना, कितना बचा? कक्षा 11वीं में याद करो, बचपन के वो दिन जब आपको टीचर कहता था जीपी निकालो भाई साहब, फ्रेट कैरिज वाले ऊपर लिख लेना, बाकी सारे नीचे लिख लेना, है ना? ओपनिंग स्टॉक वाले ऊपर, बाकी सब नीचे।
क्लास प्लस टू में ऐसा भेदभाव 1 साल के बाद जाके आएगा, फिलहाल नहीं आने वाला। बस मुझे सिर्फ इतना बता दो, अगर यहाँ पे ट्रेडिंग पी एंड एल अकाउंट है, बस इतना बता दो ओपनिंग स्टॉक किस तरफ आता था, क्लोजिंग स्टॉक किस तरफ आता था। ओपनिंग स्टॉक आता था, यहां से शुरू होता था, तो हम इसको क्लोजिंग स्टॉक इधर आता था। इसके लिए मैं एक थोड़ा सा पॉइंट याद करवा रहा हूं जो मेरे को काम में आएगा, फिलहाल काम में नहीं आएगा, अगले चैप्टर में काम में आएगा। तो जिस चीज को हम 2-3 बार पढ़ लेंगे ना, तो वो आपको इजी लगना शुरू हो जाता है। ओपनिंग स्टॉक कहां पे आता है, इस तरफ। तो ओपनिंग स्टॉक को प्लस टू में बोला जाता है खर्चे की तरह की एक आइटम है, क्योंकि एक्सपेंस में लिख रहे हो। क्लोजिंग स्टॉक इनकम की तरफ। तो क्लोजिंग स्टॉक का लॉजिक बता देता हूं, क्लोजिंग स्टॉक इनकम क्यों है, क्योंकि आपका सामान पड़ा है ना, आज नहीं तो कल बिक जाएगा। बिकने से क्या आएगा, वो क्लोजिंग स्टॉक किसका रूप धारण कर लेगा, सेल का। तो क्लोजिंग स्टॉक इनकम होती है। अभी पता है आपको हमारा क्या टॉपिक चल रहा था, महान अकाउंटेंट इन फ्रंट ऑफ टीचर। हमारा क्या टॉपिक चल रहा था जो हम आगे आगे बढ़ाए है, बहुत बढ़िया। हमारा टॉपिक चल रहा था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो जो बार बार होते हैं, उनके लिए उनका एक घर हमने डिटरमिन किया, उनका घर क्या है, ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट। कक्षा 12वीं में आपको बोला बड़े हो गए क्या, ट्रेडिंग पी एंड एल छोड़, ट्रेडिंग हो, पी एंड एल की बात करो, प्रॉफिट या लॉस। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या निकाला, प्रॉफिट। क्या इस क्वेश्चन में सच में मैंने ट्रेडिंग अकाउंट को इग्नोर किया, नहीं, सिर्फ प्रेजेंटेशन के पर्पज से जीपी निकाला नहीं, हमने सारा इकट्ठा लिख दिया, बात खत्म। आया तो सारा कुछ है ना, देखो परचेजेस भी आई है, वेजेस भी आई है, यहाँ पे समझ लो सेल भी आई है, क्लोजिंग स्टॉक लिखता तो वो भी आ रहा है। सिर्फ प्रेजेंटेशन के पर्पज से कह रहे यार बड़े हो गए, छोटे दिन गए, अब आप क्या करो। सर क्या पूरे प्लस टू में ट्रेडिंग का यूज नहीं होगा, 1 साल के बाद होगा। 1 साल यानी कि जो हमारे सिलेबस का सबसे आखिरी चैप्टर होगा ना, बस वहां पे काम में आएगा, तब याद कराएंगे, अभी बोझ क्यों नहीं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्लियर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर पे पहुंचे नहीं, लेकिन चर्चा हो चुकी है। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता होगा, हाँ, जो सालों में खर्चा कभी कभी होता है या एक बार होता है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर के ही ब्रैकेट में देखो मैंने क्या लिखा हुआ है, एसेट्स। एसेट्स वो चीजें होती हैं जो हमारी प्रॉपर्टी हो, जिनको मुझे बार बार नहीं करना पड़ता, उसको मैं बेचने के पर्पज से नहीं दुकान में खरीदता। मेरे को बताओ ये जो मैंने कैमरे का सेटअप लगाया है, यूज करने के लिए लगाया है कि बेचने के लिए। मेरे नीचे तरुण मोबाइल वाला है, जिसके मेरे पास हफ्ते में 1-2 फोन तो आ जाते हैं। ओ पाजी मोबाइल ठीक करता, मैं क्या कौन बोल रहे हैं, कहते तरुण मोबाइल तो नहीं बोल रहे। फिर मैं उनको बोलता हूँ भाई साहब तरुण तरुण सेम है, मेरा मोंगिया है उसका मोबाइल है, तो तुम नलायको तरुण के बाद एम पढ़ लेते हो, सिर्फ मोबाइल या मोंगिया, मेरे को फोन खड़का देते हैं। मतलब हफ्ते में मेरे को 1-2 फोन आते ही हैं। अब मुझे नहीं पता क्या उसके पास तरुण मोंगिया के फोन आते होंगे, भाई साहब मेरे इनकम टैक्स रिटर्न भर दी, हो गएगा है, ये क्या होता है। तो ये ऐसा थोड़ा सा भेदभाव चलता रहता है हमारा। तो ऐसे बताना क्या चाह रहा था, तरुण मोबाइल के लिए वो कैमरेज बेचता है, ये वाले ट्राइपॉड बेचता है, उसके लिए वो गुड्स है, समझ रहे हो क्यों, क्योंकि वो सेल कर रहा है। मेरे लिए वो क्या है, एसेट्स है, क्योंकि मैं यूज कर रहा हूं। तो मेरे को ये सेटअप लगाए हुए 6 साल हो गए, 2019 में लगाया था, कोविड से एक दिवाली पहले, मतलब कोविड से पहले वाली दिवाली पे मैंने अपना सारा ये सेटअप लिया था चंडीगढ़ में। राजपुरा में तो बाद में कोविड के बाद शिफ्ट होना पड़ा ना मुझे। तो जो चीजें मैं अपने यूज करने के लिए लेता हूं, दैट इज कॉल्ड माई एसेट। सो सिंपल। एग्जाम्पल देता हूं, मुझे बताना कि वो मेरी एसेट है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मेरा स्टूडियो सेटअप, एसी, चेयर्स, टेबल, जिन चेयर्स पे आप लोग बैठे हो, अच्छा, ये पेन मैं बच्चों को बांटता रहता हूँ रोज हर महीने, समझ में आ गया, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है। ये थोड़ी कोई इतनी ज्यादा वैल्यू है, प्रिंटिंग स्टेशनरी के खर्चे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बिल्डिंग का रेंट, रीजन हर महीने जाना है। अच्छा मैंने ना एक इंश्योरेंस करा रखा है अपनी बिल्डिंग का, लेकिन उसका जो प्रीमियम जाता है, प्रीमियम समझते हो, इंश्योरेंस की किस्त हर 6-6 महीने बाद जाती है। लेकिन अगर मेरी गाड़ी की इंश्योरेंस 1 साल के बाद जाती है, रेवेन्यू। रेवेन्यू की डेफिनेशन 12 महीने तक अलाउड है गवर्नमेंट और अकाउंट्स की तरफ से। तो वो खर्चे हमारे मन में पता क्या आता है, सर बार बार थोड़ी हो रहा है, साल में एक बार हो रहा है। साल में एक बार को अकाउंटिंग वाले कहते हैं बार बार ही है, मतलब बार बार की डेफिनेशन अकाउंटिंग में क्या हुई, 1 साल की, चाहे आप रोज करो चाहे साल बाद करो, दीज आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कह रहा है कि नॉन रैकरिंग है, नॉन रैकरिंग वाले बार बार नहीं होते, और इसमें आउटफ्लो होता है, ज्यादातर आउटफ्लो 12 महीने के बाद होता है, कोई 5 साल बाद, 3 साल बाद, 8 साल बाद। आपने घर पे एसी लिया, 8-10 साल तो काम कर ही जाता है,
8-10 साल के बाद लगोगे तो वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। एसी की सर्विस हर 6 महीने या हर साल होती है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। आई थिंक पॉइंट क्लियर है सर। इन दो पॉइंट्स के ऊपर इतनी गंभीर या इतनी भारी चर्चा क्यों की? क्योंकि इन्हीं के ऊपर मेरा पूरा का पूरा सिलेबस टिका हुआ है, मानोगे आप? जब पहला चैप्टर कराऊंगा तब भी रेवेन्यू, कैपिटल एक्सपेंडिचर, P&L वगैरह चलता रहेगा। सेकंड बुक का पहला चैप्टर, सेकंड बुक का सेकंड चैप्टर, थर्ड बुक का पहला चैप्टर है ही इस पे। थर्ड बुक का जो पहला चैप्टर है उसमें है ही दो चीजें, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट, बस। इसलिए इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। जहां जहां पे चीजें 5-5, 6-6 चैप्टर में यूज हो रही हैं, वहां पे 20-20 मिनट लगाऊंगा। जहां पे मुझे पता है एक एक बार यूज होनी है, एक एक बार पढ़ लिया। अब जैसे पर्सनल रूल या रियल रूल के ऊपर हम ज्यादा खड़े हैं, एक बार डिस्कस किया, कानों से निकला, खत्म, क्योंकि उसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं। बैलेंस, कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो अपना घर है उसका अपना घर अकाउंट्स ने प्रदान किया, बैलेंस शीट। तो हमने आज कितने तरह के घर देखे हैं? 2 तरह के घर देखे हैं, एक P&L अकाउंट और एक बैलेंस शीट। उसमें कितने तरह के कमरे देखे? पहले घर में 2 कमरे, दूसरे घर में 2 कमरे, टोटल 4 कमरे। पहले 2 कमरे कौन से निकले? एक्सपेंसेस और इनकम वाले। दूसरे घर के 2 कमरे कौन से आए? लाइबिलिटीज और एसेट। लाइबिलिटी क्या होती है? वो चीज जो हमें किसी को पे करनी है, वो अमाउंट जो मुझे पे करनी है। जैसे कैपिटल, कैपिटल के पैसे किसने, किसको पे करने हैं? बिजनेस ने ओनर को पे करने हैं। पर बिजनेस ओनर तो एक ही बंदा होता है। निकुंज कह रहा हाँ एक ही बंदा होता है। सर 10 सेकंड रुक जाओ, मैं थोड़ा सा सोचूंगा। अरे सर क्या बात कर दी, बिजनेस और ओनर सेम पर्सन होता है। आप चीख चीख के मर गए +1 में, +2 की पहली क्लास में। आप ये समझो कि मेरा ध्यान नहीं था। आप कैसे कह सकते हो बिजनेस और ओनर सेम पर्सन होते हैं? बता निकुंज, डांट मुझे। बिजनेस और ओनर सेम पर्सन होते हैं, डांट। 2 अलग अलग पर्सन होते हैं। तो इसलिए बिजनेस ने वो कर्जा किससे लिया है? बस इस कर्जे का नाम चेंज हो गया कैपिटल। यही कर्जा अगर मैं बैंक से लूंगा उसको मैं बोलूंगा बैंक लोन। बैंक लोन के लिए आप कहोगे ये आउटसाइडर चीज है, बिजनेस के लिए कहोगे इनसाइडर चीज है। लेकिन बिजनेस के लिए तो कर्जा है ना, कर्जों के नाम बदल दिए भाई, नेचर थोड़ी ना बदली। समझ में आई? तो इसलिए कैपिटल बिजनेस की लाइबिलिटी है। सेकंड क्या लिखा हुआ है देखो, बैंक लोन लाइबिलिटी है, कर्जा लिए वापस करना पड़ेगा। तीसरा बताओ, क्रेडिटर्स। आप सामान उधार पे लेके आए, अरे पैसा सामान उधार पे लेके आए, पैसे भी तो देने हैं, तो ये पैसे भी मेरे को देने पड़ेंगे। तो जिसको भी मैंने पैसे देने हैं, चाहे अपने ओनर को, चाहे बैंक को, चाहे अपने सप्लायर को। या चौथा बताओ, अपने वर्कर से, इंप्लॉई से, या बिल्डिंग का 1 महीने का रेंट यूज कर लिया, उसको पैसे दिए नहीं, उसको बोला कि अभी मंदी चल रही है, 15 दिन के बाद ले लेना, 10 दिन के बाद ले लेना। दैट इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। इस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में कुछ मर्जी बोल लो, वेजेस, सैलरी, रेंट, इंटरेस्ट, कुछ भी। तो लाइबिलिटी समझ में आ गई। एसेट्स आपको पता है, बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट, मशीनरी। काम की एसेट्स ये वाली है, आप लोगों ने ये वाली बहुत बार सुन रखी होंगी, +1। ये वाली एसेट्स की एक कैटेगरी होती थी। इन एसेट्स को किस नाम से बुलाया जाता था? इनटेंजिबल एसेट। वो भी एसेट होती हैं लेकिन उनको देख छू नहीं सकते, लेकिन उनकी एग्जिस्टेंस होती है। मतलब एग्जिस्टेंस यानी कि फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं, वैल्यू होती है उनकी। तो गुडविल के लिए तुम्हारे पास चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 गुडविल। मजा आएगा ना आपको गुडविल चैप्टर में। फंडामेंटल चैप्टर जो पहला है 35 दिन चलेगा। मैं मान रहा हूं बोरिंग चैप्टर है, लेकिन इस बार क्वेश्चन में कितने बोले थे मैंने? कल 6 क्वेश्चन बोले थे ना। तो 6 क्वेश्चन आए थे। अब हम बात कर रहे हैं अपने पहले चैप्टर को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये मेरे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट अभी तक यहां तक खत्म हुए। इन दोनों की, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की, मैं फोटो शेयर कर दूंगा, घर से नोटिंग करके आना। चलो भी चलो, मत्था टेको, मत्था टेको। सर क्यों मत्था टेकना है? हे पार्टनरशिप, अकाउंट्स का पहला चैप्टर आपके सामने पेश है। अकाउंट्स का पहला चैप्टर, सर चैप्टर नंबर 2। हाँ मत्था टेको। सर आपको पढ़ना नहीं आता? यहाँ पे ऊपर 2 लिखा हुआ है भाई, बुक पुरानी, आउटडेटेड है, 1 पीढ़ी पुरानी। क्योंकि पहले ना एक और सिलेबस में चैप्टर होता था, वो अब नहीं होता 3 साल से, बहुत बढ़िया है। हाँ ठीक है, तो माथा टेकन है ना। तो ये आपको मैंने क्या चीज के दर्शन कराए? आंखें बंद करो, थोड़ा नमन हो जाओ, हाँ मतलब खो जाओ। तो ये पहला चैप्टर आपका क्या है? अवनी खो गई। अवनी कह रही सर बहुत बढ़िया, मेरे को नींद आ रही थी 5 मिनट की, जबकि तो मिल गई 5 सेकंड की, सॉरी।
तो सर ये आपने हमें क्यों प्रणाम करवाया, क्यों दर्शन करवाए? क्योंकि आपका जो पहला चैप्टर है, आपने 2 पे नहीं जाना, आपने जाना कि ये पहला लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ये 1 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ध्यान से देखो, ये क्या लिखा हुआ है? 1। थोड़ा सा डिजाइनर 1 लिखा हुआ है। 2 इसको कहते हैं। समझो, आप समझो, हम अकाउंट्स वाले हैं, कॉमर्स वाले, वी कैन मैनिपुलेट एनीथिंग। साइंस वाले कुछ मर्जी करते रहे, वो किसी ने भेजा नहीं था रील मुझे, साइंस वाले कुछ मर्जी करते जाएं, पैसा गिनने तो हमारे पास ही आएंगे। हाँ, हाथ जोड़े रखो, जोड़े रखो। चैप्टर का नेम है अकाउंटिंग फॉर प्रसाद। नहीं नहीं, आज नहीं, देखो आज वो है कंजके हैं, तो आज हमने चावल नहीं बनाए, हम आपको हाँ पूड़ी छोले देंगे, हलवा देंगे। वो खा गया। मेलोडी बची हुई है, मेलोडी बांटेंगे हम, है? क्या कह रहा है? तो हमारे पहले चैप्टर का नेम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंट। अब मैं कैसे करूं, मैं ऐसे ऐसे करूं? हाँ, तो अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप का मतलब क्या है? फंडामेंटल्स। आपको याद है मैंने पहले बताया था हमने पहले कौन सी बुक्स करनी है पार्टनरशिप की और पार्टनरशिप की और देख, जो जितनी देर तक हाथ जुड़े रहेंगे ना, दिमाग रुक जाएगा। तो चलो, अब जब हम गुरुद्वारा साहिब और मंदिर जाते हैं, ये थोड़ी करे ऐसे ही खड़े रखते हैं, माथा टेकते हैं, ठीक है, मन ही मन में भगवान का अंतर्याम करते हैं, सिर झुकाते हैं, उसके बाद हाथ खोल लेते हैं। तो हमने इधर भी वही प्रथा अपनानी है। ऐसे थोड़ी है तू उधर खड़ा रह जाएगा, कल को अगर तेरे को ऐसे करना, मैं 5 रुपए की फेविक्विक लेके आऊंगा। गुल्लक तो बहुत है, देख ये देख ये देख, ये दान पत्र, आओ माथा टेको। अब देखो जी, हमने सीखा था सबसे पहले हमने पार्टनरशिप की बुक करनी है, जो बुक नंबर 1 है। फिर उसके बाद हमने सीखा था कंपनी की बुक, है ना, कंपनी की 2 बुक्स हैं। अब हम पार्टनरशिप शुरू करने वाले हैं। पार्टनरशिप के अंदर 7 चैप्टर्स हैं, जिसमें पहला चैप्टर का नाम क्या है? अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। ठीक है जी, अब पार्टनरशिप का सीखेंगे, क्यों? क्योंकि लेवल बढ़ गया, सोल प्रोप्राइटर से कन्वर्ट होकर पार्टनरशिप में आ रहे हैं। बच्चा पहले सिंगल होता है, बाद में डबल हो जाता है, डबल से ट्रिपल होता है। यहां तक सारी चर्चा चलेगी आज। मैं क्या करूं, चैप्टर यही है, मैंने नहीं बोला, इसमें लिखा हुआ है, दिखाऊंगा। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स। फंडामेंटल्स का मतलब होता है, निकुंज बस, फंडामेंटल्स का मतलब होता है जो आप पार्टनरशिप सीखना चाहते हो उसके बेसिक्स क्या हैं, उसकी टर्म्स क्या हैं, उसके कॉन्सेप्ट क्या हैं, वो फंडामेंटल चैप्टर में दिए गए हैं। टोटल 7 चैप्टर हैं, ध्यान से सुनते चले जाओ। हमारी पार्टनरशिप स्टार्ट होती है, कह रहे हैं पहले पार्टनरशिप के बारे में जान लो। पार्टनरशिप के बारे में जानना है तो जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फंडामेंटल्स। फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, ये हमारा चैप्टर नंबर 1 है। पेपर में कितने नंबर का आएगा? पेपर में आएगा 8-9 नंबर का। पार्टनरशिप की बुक आएगी 36 नंबर की। हे मानव, जो तू माथा टेक रहा था, ठीक है, उस काम से अब पीछे छोड़, उसको पीछे छोड़, आगे मूव ऑन कर। ये बालक अभी भी उसी अवस्था में है। 36 नंबर की बुक, पार्टनरशिप की बुक थी, पार्टनरशिप के पहले चैप्टर पे आ रहे हैं। पेपर में इसके 6 क्वेश्चंस आए थे, 8 या 9 या 10 नंबर का ये वाला चैप्टर ही आता है पेपर में, तो सोचो कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, इस फंडामेंटल चैप्टर में पार्टनरशिप क्या होती है, क्या क्या कंडीशंस होती हैं, कौन कौन पार्टनरशिप में आ सकता है, पार्टनरशिप में कितने बंदे आ सकते हैं, कितने मैक्सिमम लोग हो सकते हैं, कितने मिनिमम लोग, सारा कुछ जो मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिखाया था आज, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सिखाया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन देगा, उसकी एंट्रीज क्या होंगी, सारा कुछ फंडामेंटल चैप्टर में दिया हो गया है। फिर इसके बाद एक सेकंड चैप्टर है। सेकंड चैप्टर हमारे पास आता है गुडविल का। ये गुडविल आता है कि अगर वो वाले पार्टनरशिप ने 3-4 जनों ने मिलकर बिजनेस ओपन किया, अगर ये अपना पूरा का पूरा बिजनेस बेचना चाहते हैं, इसके हम एग्जांपल लेते हैं बार बार अनेजा स्वीट्स। फॉर एग्जांपल, अनेजा स्वीट्स का टोटल वैल्यू 70 लाख है, लेकिन उसकी ब्रांड वैल्यू अच्छी है ना, तो अगर वो मुझे खरीदना चाहो, मतलब अगर मैं खरीदना चाहूँ, अगर वो बेचना चाह रहा है, तो मैं 1 CR में खरीद लूंगा। सोचो 70 लाख वाली चीज मैं 1 CR में खरीदूंगा, कितना पैसा फालतू दे रहा हूं। तो 30 लाख को बोलते हैं गुडविल। ये हमारा चैप्टर है जिसका पिछले चैप्टर से थोड़ा सा लिंक है। ठीक है जी, ये चैप्टर को सीबीएसई को वैसे सही महीने में एंड में डालना चाहिए था, लेकिन इसके कॉन्सेप्ट हैं अगले चैप्टर में काम आएंगे, कोई बात नहीं। फ्रेंचाइजी और गुडविल सिमिलर सी चीजें होती हैं, क्लियर करूंगा क्या क्या चीजें होती हैं। तो पहले हम फंडामेंटल की बात करते हैं। फंडामेंटल में ये बात करते हैं कि अगर आपको पार्टनरशिप करनी है, मिनिमम 2 पर्सन होने चाहिए। मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितने पर्सन हो सकते हैं पता है किसी को? 50। ठीक है जी, तो मैक्सिमम मिनिमम 2 पर्सन होने चाहिए, मैक्सिमम 50। तो 2 जनों ने मिलके एक बिजनेस खोला, इसका नाम हमने रखा ढोकला, इसका नाम रखा ढोकली। तो ढोकला और ढोकली ने मिलके, नहीं ढोकली ठीक नहीं है, ढोलकी ठीक है।
छोड़ो, ढोकला 2 रख देते हैं, एक ढोकला 2। इन्होंने मिलके पार्टनरशिप खोली, एक बिजनेस खोला, ठीक है, जूते बनाने का काम शुरू किया, ठीक है। इसके बीच में क्या क्या कंडीशन होती है सारा कुछ आपको बता के चलूंगा। फिर एक गुडविल का चैप्टर आया। इन दोनों की कैपेबिलिटीज कम पड़ रही थी, फंडिंग कम पड़ रही थी, किसी की नॉलेज कम पड़ रही थी। इन्होंने क्या सोचा, इन्होंने सोचा एक काम करते हैं यार, सबसे पहले तो ना ये दोनों ना 50-50% के मालिक थे। ढोकला काम करता था 70%, ढोकला 2 करता था 30%। ये भेदभाव नहीं, प्रॉफिट सेम मिलता था। कहते यार मैं 70% काम करता हूं, तू 30% करता है। तो इन्होंने बोला जो अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, हिस्सेदारी को अकाउंटिंग वाले क्या बोलते हैं, अरे भाई साहब अब आप वो नहीं रहे पुराने लोग, हमारा हिस्सा हिस्सा कितना, अब आप क्या बोल लोगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हम किस रेशियो में अपने प्रॉफिट शेयर करते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पहले हम इक्वल रेशियो में काम करते थे, जितना पैसा कमाया, ठीक है, एक पिज्जा आता है 6 स्लाइस वाला, 3 तेरी होती थी 3 मेरी होती थी, लेकिन पैसे ज्यादा जो भर रहा है वो हमेशा रोता रहता है। आपके ग्रुप में भी यही होता है, भाई मैंने तो ज्यादा पैसा भरे, मेरे को तो बराबर स्लाइस मिली है। तो सेम ऐसे इनके साथ रहता था। ये कह रहे हैं कि एक काम करते हैं, 2-4 साल हो गए, दुख तकलीफ ना शादी नहीं, काम करने के बाद पता चलते हैं कि क्या क्या होते हैं, ठीक है। दुख तकलीफ कब पता चलते हैं, जब बिजनेस पहले पहले जब हम स्टार्टअप करते हैं तो हमें लगता है ठीक है जी, 2-3-4 कहते सर का दुख, मेरा दुख नहीं निकल रहा, मैं खुश हूं, देख इधर ही। तो जब इन्हें चुप चुप चुप, टाइम कम है, जब इन्होंने पीएसआर की, अपने 50-50 के मालिक थे, लेकिन एक बंदा अगर काम ज्यादा कर रहा है तो 2-4 सालों के बाद ये क्या करते हैं, अपनी पार्टनरशिप फॉर्म को चेंज करते हैं कि मैं जितना काम कर रहा हूं या ज्यादा पैसा मैंने लगाया हुआ है, तो अब हम अपनी रेशियो को चेंज करेंगे। पहले हम 50-50 के मालिक थे, आज से हम 70-30 के मालिक हैं। क्यों, क्योंकि ढोकला 1 काम ज्यादा करता था या ढोकले 1 ने पैसा ज्यादा लगाया था। तो ये मेरा तीसरा चैप्टर है। तीसरे चैप्टर का नाम है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करना। सर ये चैप्टर का नाम है, जी हाँ। पहले चैप्टर का क्या नाम है, फंडामेंटल्स, जिसमें पूरे पार्टनरशिप के सारे बेसिक बताए जाएंगे। पहले चैप्टर को किए बिना मैं दूसरे तीसरे के पहुंच ही नहीं सकता। सेकंड चैप्टर गुडविल, अगर पूरा का पूरा बिजनेस बेचना है, कुछ ऐसे पॉइंट आते हैं। तीसरा अगर हम अपनी परसेंटेज चेंज करना चाहते हैं, इन्होंने परसेंटेज चेंज कर दी, जो भी है। चौथे नंबर पे कह रहे हैं यार हम दोनों कम पढ़ रहे हैं, या तो पैसा कम पड़ रहा है, या उस फील्ड की नॉलेज कम पड़ रही है, या फिर हम एक ऐसे काम में जुड़ना चाह रहे हैं जहां पे 3-4 बंदे होने चाहिए। तो ये ढोकला 2, इन्होंने ऐड की बीच में एक ढोलकी, मतलब एक ऐसा काम आया जिस प्रोजेक्ट में वो जाना चाहते थे, उस प्रोजेक्ट में वुमेन एम्पावरमेंट आनी थी। तो गवर्नमेंट ने बोला कि आपके पार्टनरशिप में एक फीमेल होनी चाहिए, चाहे आपके मदर भी हो वो। तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, अपनी माँ को बीच में पार्टनर बना लेते हैं, और समझ लो जो नहीं पॉसिबल होता, कोई वाइफ को या किसी तीसरे ओनर को। तो ढोकला 2 और साथ में क्या हुई, ढोकली। इसको बोलते हैं एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर के इस साल, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर के इस साल कितने क्वेश्चन आए, ओए एडमिशन ऑफ पार्टनर के इस साल एग्जाम में क्वेश्चन आए। मैं आपको एग्जाम के क्वेश्चन भी साथ साथ कल लिखवा दूंगा, कौन कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए, 1 2 3 4 5। एडमिशन चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है, इसके 5 क्वेश्चन आए थे पेपर में। आप सोचो 34 में से 6 क्वेश्चन पहले चैप्टर में से आए, टोटल 34 क्वेश्चन आने हैं, 6 पहले चैप्टर में से, 5 इस वाले चैप्टर में से, 9 क्वेश्चन। सर इसका मतलब है हमें इंपॉर्टेंस अब धीरे धीरे समझ में आने लग गई। तो जब हम नए पार्टनर को एडमिट करते हैं अपने बिजनेस में, उसको बोलते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर। ये आपका नया चैप्टर है। जब हस्बैंड वाइफ की नहीं बनती, करण अर्जुन की नहीं बनती, डिवोर्स लेना पड़ता है, यूजी ने चहल को छोड़ दिया, नहीं यूजी चहल ने धनश्री को छोड़ दिया, हार्दिक पांड्या ने अपनी वाइफ को छोड़ दिया, ऋतिक रोशन छूट गया। तो मतलब जो जब दो इंसानों की 20-20 साल नहीं बनती, पार्टनरशिप के आपस में बन सकती है, नहीं बनती होती। तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला ढोकला 1 ढोकला 2 के बीच में ढोलकी आ गई, या तो ढोलकी को बाहर निकालो या ढोकला 1, हाँ लड़की का चक्कर है बाबू भैया, लड़की का चक्कर है। तो इन्होंने बोला लड़की एग्जिस्ट करेगी, ढोकला 1 दुकान से बाहर हो गया, तो ढोकला 1 हो गया रिटायर। तो अब कौन रह गया, ढोकला 2 प्लस ढोलकी। एक दिन इन्होंने मिलके शादी कर ली। फिर इसको बोलते हैं रिटायरमेंट ऑफ चैप्टर। चलो हम बात वो नहीं करते नहीं नहीं, वो एडमिशन वाला हमने पहले ऊपर ही कर लिया है। तो 5वें चैप्टर का नाम है रिटायरमेंट। रिटायरमेंट में आपके पास इस बार आए थे 3 क्वेश्चन,
ठीक है, रिटायरमेंट का मतलब जब 3 बंदे 4 बंदे 5 बंदे काम कर रहे हैं, सर हमेशा क्या, देखो बच्चों का एक डाउट आता है, सर हमेशा ये सीरीज ऐसे ही चलती है? नहीं, जरूरी नहीं है सीरीज ऐसे चलती है, हो सकता है एडमिशन के टाइम पे पहले ही 5 बंदे हो, सुनना एक मिनट, 5 बंदे हो, नया एडमिशन नहीं हुआ हो, उसी में से एक चला गया हो, तो बीच में से सीरीज कुछ भी हो सकती है। ये तो मैं आपको ऐड ऑन करवाता चला गया ना, कि पहले 2 थे, 2 में एक ऐड हो गया, 3 में से एक निकल गया। हो सकता है पूरे बिजनेस में नए पार्टनर की जरूरत ही ना पड़ी हो, स्टार्टिंग में 4 हो, हमें एक को निकालने की जरूरत पड़ी हो, ऐसा कोई भी सिनेरियो हो सकता है। तो 5वें चैप्टर का नाम क्या पड़ा? रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। ये है, देखो ये जो रिटायरमेंट है, ये दुकान को अलविदा कह गया, बाय बाय। लेकिन क्या इसमें से अगर जो ढोकला निकला था, अगर उसने बदला लेना हो, उसने ढोलकी को या ढोकले को उड़ा दिया, मतलब कहने का मतलब किसी दिन ऐसा हुआ कि कोई एक पार्टनर मर गया, अब यहां पे बंदा दुकान से नहीं जा रहा, समझ लो 4 पार्टनर है, 4 में से कोई एक मर गया, तो उसका भी एक अलग चैप्टर है, डेथ ऑफ पार्टनर। तो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर और डेथ ऑफ पार्टनर सिमिलर लेवल पे हैं, सिमिलर लेवल पे हैं, दोनों चैप्टर बड़े इजी हैं। जिसका रिटायरमेंट हो गया 80% डेथ चैप्टर वहीं पे खत्म हो जाता है। शादी के बाद डेथ होगी, जो मर्जी समझ लो, मतलब कहने का मतलब ये है कि 6th चैप्टर में एक बंदे की डेथ हो सकती है। 7th में बोला, देखो रिटायरमेंट में क्या हो रहा था, बंदा दुकान से जा रहा था, 6th चैप्टर में बंदा दुनिया से जा रहा है, 7th चैप्टर में कह रहे हैं ना तू रहा ना मैं रहा, इस दुनिया में सब बेवफा, हम अपनी दुकान को ही बंद कर रहे हैं। तो लास्ट चैप्टर का नाम पड़ा डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। दुकान खोलने से लेके दुकान खत्म होने का सफर मैंने आपको 15 मिनट में करा दिया, तालियां, बहुत बढ़िया। बस 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 ओए। तो इस सीरीज में आपकी पार्टनरशिप फर्म चलती है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक जो गुडविल का चैप्टर है ना, वो थोड़ा सा आउटलिंक हो जाता है, लेकिन उसके सारे फॉर्मूले आने वाले चैप्टर में काम में आते हैं। अब जो फंडामेंटल का चैप्टर हम करेंगे, वो सारा का सारा चैप्टर मेरा तीसरे चैप्टर में काम आएगा। और सबसे बड़ी बात सुन लेना, सबसे बड़ी बात, तीसरे चैप्टर में ना, तीसरे चैप्टर में तीसरे से लेके 7th चैप्टर के सारे रूल्स, सारे फॉर्मेट, सारे कॉन्सेप्ट थर्ड चैप्टर में लिखे हुए हैं। सर फिर फर्स्ट चैप्टर में क्या लिखा हुआ है? देखो फर्स्ट चैप्टर में पूरे पार्टनरशिप के सारे फंडामेंटल्स लिखे हुए हैं, और जो थर्ड चैप्टर से 7th चैप्टर में सारे फॉर्मूले, फॉर्मेट, क्वेश्चंस आने हैं ना, उसके सारे कॉन्सेप्ट पीएसआर में लिखे हुए हैं। तो हमें पार्टनरशिप के फंडामेंटल में छुट्टियां नहीं करनी, गुडविल में जी भर के छुट्टियां करना। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा तुम्हारे नानी घर, वहीं पे बैठ के तुम्हें गुडविल करा दूंगा, कभी कोई ना भी आ पाए 2 घंटे में गुडविल का चैप्टर करा दूंगा। तो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, तीसरे चैप्टर में एक भी दिन की छुट्टी नहीं बजनी चाहिए। रीजन क्या है? जो तीसरे चैप्टर में कराऊंगा वही चौथे, 5वें, 6वें और 7वें चैप्टर में आएगा, फिर वो सारे चैप्टर में मैं अलग से कराऊंगा ही नहीं, क्योंकि वो कॉमन कॉन्सेप्ट है। तो थर्ड चैप्टर हमारा कॉमन चैप्टर है। ठीक, एक सिलेबस का ओवरव्यू पता चल गया, एक हमें वो पता चल गया कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वहां से आपका ना ये पहला चैप्टर शुरू हो चुका है सही मायने में, सही मायने में हमारा फर्स्ट चैप्टर शुरू हो चुका है। जल्दी से उसको रिकॉल कर लेते हैं 2 पॉइंट के साथ, ताकि कल आपको ये लगे कि कल चैप्टर शुरू हो गया था, चाहे 2 मिनट का। एक, फंडामेंटल्स में पूरे पार्टनरशिप की टर्म्स और कंडीशन और कॉन्सेप्ट लिखे होते हैं, जिसमें मिनिमम 2 बंदे होने चाहिए। यार पार्टनरशिप करनी है तो 2 बंदे तो कम से कम चाहिए ना, मैक्सिमम कितने चाहिए? 50, इससे ज्यादा नहीं। दूसरा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर P&L अकाउंट वगैरह में आएंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट में। तो पहले चैप्टर के ये मैंने 2 छोटे छोटे पॉइंट आपके साथ डिस्कस कर लिए, कल इसके आगे की कहानियां शुरू हो जाएंगी। ठीक है, ओके, टाटा, बाय बाय।